हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुद्रा और साख का पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 में करेंसी तक किया था और अब हम पार्ट 2 में बैंकों में निक्षेप से शुरू करेंगे। निक्षेप मतलब आप सभी को पता है, डिपॉजिट यानी पैसे जो हम जमा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के बाद जो अतिरिक्त नकद होता है वे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक इस जमा रकम को स्वीकार करते हैं और सूद देते हैं। अब चलिए देखते हैं मांग जमा क्या है। मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट। बैंक खातों में जमा धन को खाते के ज़रिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक ख़ास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आप सभी ने चेक तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। क्या मांग जमा मुद्रा का ही रूप है? चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ भुगतान का एक माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग हाउस है। प्रॉफिट मेकिंग मतलब जो ये चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग हाउस है जहाँ दो तरह के लोग आते हैं, जमाकर्ता और कर्जदार। जमाकर्ता जो पैसा जमा करते हैं उस पर उनको ब्याज मिलता है। बैंक अपने यहाँ कुल जमा का 15% हिस्सा नकद अपने पास रखते हैं। 15% ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बाद में कभी मौका मिला तो आप लोग को समझाएंगे। तो बैंक अपने पास 15% हिस्सा नकद अपने पास रखते हैं ताकि जब जमाकर्ता अपना पैसा मांगने बैंक के पास आए तो बैंक उसे लौटा सके। जो बड़ा राशि है उसको बैंक ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस ऋण पर वो ब्याज लेते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं और इसके बीच जो अंतर होता है वो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि बैंकों को प्रॉफिट मेकिंग हाउस क्यों कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तों में कुछ चीज़ें अनिवार्य रहती है, जैसे निश्चित ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार। ऋणाधार का मतलब मैंने पार्ट 1 में ही जो कठिन शब्द और उनके अर्थ थे उसमें मैंने बता दिया था कि ऋणाधार का मतलब होता है गिरवी रखने के लिए भूमि, इमारत, पशु, गाड़ी, बैंकों में पूंजी इत्यादि। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्त के लिए समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। यानी कि अगर कर्जदार पैसे अगर नहीं चुका सके तो जो उधारदाता है वो समर्थक ऋणाधार की चीज़ों को बेच सकता है। अगर कोई इंसान आवास ऋण लेना चाहे तो निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करनी होगी, जैसे कि ऋण राशि, ऋण अवधि, आवश्यक कागजात, ब्याज दर, अदायगी का स्वरूप, समर्थक ऋणाधार। अब चलिए देखते हैं ऋण की शर्तें। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को ऋण की शर्तें कहा जाता है। सहकारी समितियों में ऋण। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों, मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां होती है। इस समिति में
बहुत सारे लोग मिलकर अपना एक समिति बना सकते हैं। इस समिति में जमा प्राप्त करते हैं। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए सहकारी समितियां बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त करती है। इस बड़े पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए ऋण आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार इत्यादि आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और औपचारिक क्षेत्रक। भारतीय रिजर्व बैंक औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखती है। जैसे कि इन बैंकों को गवर्न करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो काम जो है वो रिजर्व बैंक करती है। देखिए आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं। बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम हिस्सा अपने पास रखते हैं कि नहीं, आरबीआई इस पर नज़र रखती है। मतलब वो 15% जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है, वो क्या बैंक अपने पास रख रहे हैं कि नहीं, इस पर आरबीआई नज़र रखती है। दूसरा, आरबीआई नज़र रखती है कि बैंक बस बड़े व्यवसायियों को ही नहीं बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। ऋण जाल क्या है? अनौपचारिक क्षेत्रकों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार के आय से अधिक हो जाती है, जिसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्रकों पर कोई ऐसी संस्था नहीं होती जो कि उन पर नज़र रख सके, जैसे कि औपचारिक क्षेत्रकों में होता है। तो ये लोग मनचाहा ब्याज लेते हैं और इसी के फलस्वरूप जो कर्जदार हैं वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अनौपचारिक क्षेत्र के ऊंची ब्याज दरों, ऋणधार की अनुपलब्धता के कारण हाल के वर्षों में गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाए गए हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति 25 से 100 रुपये या फिर उनके क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य कर्ज लेते हैं जिस पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है, लेकिन ये साहूकारों के ब्याज दर से कम होता है। समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।